कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, आम ज़ुबान में अगर जिसको हम घंटिया कहते हैं? सर अर्थराइटिस बेसिकली जोड़ों का दर्द, जोड़ों की सोजिश को अर्थराइटिस हम कहते हैं। इसमें जो अलामतें हमारे पास शो होती हैं कि जी पेशेंट को सोजिश होती है, हाथ लगाने से दर्द होता है, टेंडरनेस। अर्थराइटिस की वैसे काफ़ी सारी इकसाम्स हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जुवेनाइल अर्थराइटिस, इन्फेक्टिव। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंट टेस्ट मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट यूज़ होता है वो RA फैक्टर यूज़ होता है। आप इसमें ESR की वैल्यूज़ देखते हैं, आप इसमें CR स्टेज 1 स्टेज 2 में फिजियोथेरेपी बेनिफिशियल है, बट एज़ द ग्रो स्टेज 3 स्टेज 4 में आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एज सच उसमें कोई हल नहीं होता। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर AR माडा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस या घंटिया क्या होता है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ में डॉक्टर आकिब ज़िया जो कि क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत होपफुली आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, आम ज़ुबान में अगर जिसको हम घंटिया कहते हैं, क्या कहते हैं? सर अर्थराइटिस बेसिकली जोड़ों का दर्द, जोड़ों की सोजिश को अर्थराइटिस हम कहते हैं। इसमें जो अलामतें हमारे पास शो होती हैं कि जी पेशेंट को सोजिश होती है, हाथ लगाने से दर्द होता है, टेंडरनेस होती है, इसमें स्वेलिंग होती है और जॉइंट का जो है ना इट्स जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें अर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें क्या डिफरेंशिएट करते हैं आप? हाँ सर, ऐसी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अर्थराइटिस की वैसे काफ़ी सारी इकसाम्स हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जुवेनाइल अर्थराइटिस, इन्फेक्टिव अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, काफ़ी सारी इकसाम है अर्थराइटिस की। बट जो मेन वजूहात, जो मेन टाइप्स हैं इसकी, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इसलिए मेन इसको कहा है कि इसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं वो इसी कंप्लेन से और इसी बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें देखा जाए तो सर उसमें बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं आपके, और जो एज़ कम्पेयर टू रूमेटॉइड अर्थराइटिस उसमें आपके छोटे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये डीजेनरेटिव डिजीज़ है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब वो सो के उठते हैं उनके जॉइंट जो हैं वो फ्रीज़ हुए होते हैं। एज़ द ग्रेजुअली वो अपने काम में मुलव्वस होते हैं या काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनके वो जॉइंट ठीक होने लग जाते हैं। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो है ना शाम के टाइम जो है हमारे जो जॉइंट्स हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं और दर्द करते हैं। तो इसमें जो दोनों की जो डिजीज़ है वो जो डिफ्रेंशिएशन है वो मैंने आपको बता दी। मैनेजमेंट इसके दोनों की मुख्तलिफ है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मेनली हमारे जो बड़ी एजेस के ख़वातीन हैं, मोस्ट ऑफ द ये ख़वातीन में पाया जाता है, जो बड़ी ख़वातीन हैं उनमें पाया जाता है। जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो ऑल दो 35-40 इस एज रेंज में जो है ना ये पाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो लैब टेस्ट कौन से करवाने चाहिए इस डिजीज़ में? सर इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंट टेस्ट मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट यूज़ होता है वो RA फैक्टर यूज़ होता है। आप इसमें ESR की वैल्यूज़ देखते हैं, आप इसमें CRP की वैल्यू देखते हैं, आप इसमें NT-CCP देखते हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है कि इसमें कितनी प्रेजेंस है, RA फैक्टर कितना प्रेजेंट है, जो बताता है कि इसमें गैंटिया की शिकायत है इस पेशेंट में कि नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो नी पेन का शिकार होते हैं, तो क्या नी पेन अर्थराइटिस की वजह से होता है? सर देखिए, नी इटसेल्फ एक जॉइंट है जिसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। नी तो ना सिर्फ जॉइंट है, इस पर आप लिगामेंट आपके अटैच होते हैं। लिगामेंट वो चीज़ें उनको कहते हैं जो बोन टू बोन को अटैच करते हैं। इसी तरह टेंडन्स वहाँ पे अटैच होते हैं जो मसल को बोन के साथ अटैच करवाते हैं। आपके लिगामेंट्स ACL, PCL, MCL ये सारे लिगामेंट्स जॉइंट नी को जो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। ज़रूरी नहीं मेनिस्कस वहाँ प्रेजेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि ये जो है सिर्फ अर्थराइटिस की वजह से दर्द है। लैब टेस्ट इसलिए करवाए जाते हैं, एक्सरेज इसलिए करवाए जाते हैं ताकि वो ऑस्टियोफाइट्स का देख लें कि वो प्रेजेंस हैं कि नहीं। उनकी जॉइंट में अक्सर कहा जाता है कि जी हमारे जॉइंट में गैप आ गया है, वो डिफ्रेंशिएट गैप आ गया तो इटसेल्फ ये एक मिथ है और ये ऐसे प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप वेट बेन कर रहे हैं उसके ऊपर तो गैप तो आ नहीं सकता उस पर। हाँ, गैप रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स की वजह से, मेनिस्कस की वजह से, मेनिस्कस डैमेज हो जाए लेटरल या मीडियल मेनिस्कस, तो उसकी वजह से वो गैप रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन के साथ हमारे पास आता है और वो उसकी फिर उस हिसाब से मैनेजमेंट की जाती है। फिजियोथेरेपी इस बीमारी में कितनी फ़ायदेमंद है या कितना इसका फ़ायदा है? फिजियोथेरेपी सर हमारे पास अगर हम देखा जाए तो स्टेजेस होती हैं अर्थराइटिस की। स्टेजेस हमने डिफ्रेंशिएट किए हैं, स्टेज 1 to 4 स्टेजेस होती हैं। हम ये सजेस्ट करते हैं, बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट, हम ये सजेस्ट करते हैं अगर तो ग्रे स्टेज 1 है तो उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 में फिजियोथेरेपी बेनिफिशियल है। बट एज़ द ग्रो टाइम पासिस स्टेज 3 स्टेज 4 की तरफ जाता है, देन फिजियोथेरेपी माइट भी इतनी बेनिफिशियल ना हो, बट स्टेज 1 और स्टेज 2 के बड़े इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, जिसमें हम अब जॉइंट तो पेशेंट का कमज़ोर हो गया है,
उसमें हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, आपकी जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, उनको इतना आप कह लें स्ट्रेंथन करते हैं कि वो जॉइंट को उस पर बर्डनाइज कम करें, मसल्स इतना स्ट्रेंथन हो जाएं कि वो फोर्स जो है वो जॉइंट पे ज़्यादा ना पड़े, मसल्स जो हैं वो इफेक्टिवली काम करें। उसमें जेंटल स्ट्रेचिंग आ जाती है, हमारे पास पैसिव स्ट्रेचिंग आ जाती हैं। और हाँ, फिजियोथेरेपी में कुछ मोडेलिटीज़ भी हैं जो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को, रिमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने में, जिसमें आपके पास टेंस आ जाता है, कुछ हॉट पैक और कोल्ड पैक अल्टरनेटिव यूज़ करके हम इसको आर्थराइटिस को डील कर लेते हैं। और इसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं जो हम आर्थराइटिस के पेशेंट को बताते हैं कि अप विद अ गुड डाउन विद अ बैड, ये बड़ी एक सेइंग है ताकि पेशेंट को याद भी रहती है कि क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एसिमेट्रिकल है, ये ऐसा है कि इसमें एक जॉइंट में हो भी सकता है, दूसरे जॉइंट में नहीं भी हो सकता, जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस ये वो सिमेट्रिकल है बोथ ऑफ द जॉइंट में, अगर इस उंगली में है तो इस उंगली में भी होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्योंकि एक भी इन्वॉल्व हो सकती है नहीं, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि जो आपकी टांग ठीक है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, आप विद अ गुड आप उसको पाँव जो है वो पहले रखें, और जो उतरते हुए सीढ़ियाँ जो है जो टांग इफेक्टेड है आप वो पहले रखें। ये थोड़ी सी प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं जो हम मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को बताते होते हैं। बहुत सारे पेशेंट को टोटल हिप रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ रिकमेंड किया जाता है, तो क्या ये फैसला सही है या हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी इसका हल निकाल सकते हैं? बेसिकली ऐसे ही है कि सर्जरी की तरफ से आजकल हर दौर में जो है इंसान जो है वो सर्जरी से डरता है, सर्जरी से घबराता है, तो वो यही कश्मकश में होते हैं, हमारे पास यही कंप्लेन के साथ आते हैं कि बताएं सर्जरी कर लें, सर्जरी ना करें। या मोस्ट ऑफ द कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो उस तरह अपने साथ लॉयल नहीं होते, वो कहते हैं जी सर्जरी करवा के जान छुड़ाएं। बट अगेन वही बात कि आपकी स्टेजेस हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 में आपका सर्जरी का जो फैसला है वो दुरुस्त साबित नहीं हो सकता। हाँ, स्टेज 3 स्टेज 4 में आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एज सच उसमें कोई हल नहीं होता। जॉइंट को मुकम्मल 3D एंगल पे हम देख लेते होते हैं कि यार जॉइंट में कितना आगे रिकवरी आ सकती है। इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप TKR या रिप्लेसमेंट की तरफ ना जाएं, आप कंजर्वेटिव मेथड, फिजियोथेरेपी मेथड, कुछ एनाल्जेसिक, कुछ स्टेरॉइड्स हम देते हैं, डीमर्स का यूज़ होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, वो उससे देकर जो है हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं। अगर तो वो ठीक हो रहे हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिकेशन के थ्रू ठीक करवा लें। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी कितना अहम है? बिल्कुल यही बात, अगर TKR और THR की बात आगे लेके चलें, पोस्ट ऑपरेटिव जो नी रिप्लेसमेंट के बाद या हिप रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है, तो इतनी ही ज़रूरी है जितनी ऑपरेशन के बाद आम दवाई का इस्तेमाल करना। क्योंकि सर्जन का काम वहाँ पे एंड हो जाता है, उसने वहाँ पे उस पोस्ट ऑप पे उसने OPDs में देखना आके कि क्या रिजल्ट्स हैं। पेशेंट ने इटसेल्फ जाके उसने उसको मोबाइल करना है, उसको मूव करना है। वो प्लान है, वो सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम सजेस्ट करते हैं डे 1 से 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक। वो कुछ हमारे एक्सरसाइज प्लान्स होते हैं जो कि जिस तरह की सर्जरी, जिस तरह का ऑपरेट हुआ है उसके मुताबिक डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपने कब वेट बेयरिंग करनी है, कब वेट बेयरिंग नहीं करनी, किस तरह का आपका ऑपरेट हुआ है, कि वो सीमेंटेड था, अनसीमेंटेड था, तो उसका उसी तरह से प्रोटोकॉल जो है वो सजेस्ट किया जाता है। और बड़े इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं अगर TKR THR के बाद आप फिजियोथेरेपी बाकायदगी से स्टार्ट करें। अदरवाइज़ इसके बड़े वर्सन रिजल्ट्स हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि फिजियोथेरेपी ना की गई तो उससे जी दोबारा करवाना पड़ा ऑपरेट, और वो अगेन वो कॉस्ट और वो पेशेंट की वो हेल्थ और अपने जो डेली लाइफ के उसके काम है वो भी उसमें खलल आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आकिब ज़िया जो अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।